चतुर धोबी बर्मा की लोक कथा। धोबी अहिंग कियांग अपने काम के लिए गांव के सब लोगों से प्रशंसा पाता था। लोग समझते थे कि उसके पास कोई जादुई शक्ति थी जो कपड़ों को धोकर वह बर्फ से ढके पर्वतों समान चमका देता था। उसकी सफलता से जलकर उसका एक कपटी पड़ोसी उसे बर्बाद करने की योजना बनाता है। वह राजा को बहकाता है और राजा अहिंग कियांग को एक असंभव काम करने का आदेश देता है। अहिंग कियांग को राजा के स्लेटी हाथी को नहलाकर ऐसे सफ़ेद हाथी में बदलना है जिसका वर्णन पौराणिक कथाओं में मिलता है। सीधा साधा धोबी जानता है कि उसकी बुद्धि और परिश्रम ही वह सच्चा जादू है जिसका वह उपयोग करता है, पर क्या उसकी बुद्धि और उसका परिश्रम उसे इस मुसीबत से बाहर निकाल पाएंगे? बर्मा की इस लोक कथा में मनुष्य के चरित्र की दुर्बलता और मजबूती का रोचक वर्णन किया गया है। बहुत समय पहले बर्मा के एक गांव में धोबी अहिंग कियांग कपड़े धोने के टब पर झुका कपड़े धो रहा था। टब से भाप निकल रही थी। वह कपड़ों को मल रहा था, रगड़ रहा था। सब लोग सोचते थे कि वह अपने टब में कोई जादू करता था, क्योंकि सफ़ेद कपड़ों को वह बर्फ से ढके पहाड़ों जैसा और रंगीन कपड़ों को हीरो से सजे हुए मंदिरों जैसा चमका देता था। लोगों की प्रशंसा पाकर अहिंग कियांग प्रसन्न होता था, लेकिन वह जानता था कि उसकी सफलता का कारण जादू नहीं, उसका परिश्रम था। अहिंग कियांग का पड़ोसी नरेथु एक कुम्हार था और उससे ईर्ष्या करता था। मेरा पड़ोसी मुझसे अधिक धनी है और अच्छे घर में रहता है। कुम्हार नरेथु ने कहा, ऐसा कैसे है कि वह मुझसे अधिक संपन्न है? देखो कैसे वह सारा दिन बस पानी में खेलता रहता है और गीत गाता रहता है। अपने मिट्टी के बर्तन बनाने में मैं भी उसके समान ही मेहनत करता हूँ, पर मेरी तो कोई प्रशंसा नहीं करता। नरेथु ने अपने सामने रखे मिट्टी के ढेर को देखा, लेकिन उसे लगा कि गर्मी इतनी अधिक थी कि काम करना असंभव था। काम करने के बजाय वह छाया में लेटकर आराम करने लगा और अहिंग कियांग के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगा। नरेथु जानता था कि उसे चालाकी से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि राजा पगान मीन को वह क्रोधित न करना चाहता था। शाही कपड़ों की धुलाई के लिए राजा सिर्फ अहिंग कियांग पर भरोसा करता था। कई घंटे सोचने के बाद अपने पड़ोसी की प्रतिष्ठा नष्ट करने के लिए और राजा पर अपना प्रभाव डालने के लिए नरेथु को एक कुटिल चाल अचानक सूझ गई। इस आशा से कि राजा उसे देखकर प्रभावित होंगे, कुम्हार ने अपना सबसे सुंदर रेशमी लोंगोई पहना और सिर को चमकदार रेशम के पट्टियों से लपेट लिया। उपहार में देने के लिए उसने अपनी दुकान से सबसे बढ़िया बर्तन चुन लिए और राजा से भेंट करने के लिए वह घर से चल पड़ा। जब वह राजा पगान मिन के सामने उपस्थित हुआ तो नरेथु ने निवेदन किया, 1000 हाथियों के श्रेष्ठ स्वामी। उसने कहा, आप एक महान राजा हैं और संसार की सब उत्कृष्ट वस्तुओं को प्राप्त करने के अधिकारी हैं। आह, राजा बोला। उसे अपनी प्रशंसा सुनना अच्छा लगता था। उत्कृष्ट चीज़ें मुझे अच्छी लगती है। क्या ऐसी चीज़ें यहाँ मेरे आसपास नहीं रखी है? राजा ने जगमगाते सिंहासन, हीरो से सजे हुए मुकुट और सुनहरी छतरी की ओर संकेत किया। ओह हाँ महाराज, नरेथु ने सहमत होते हुए कहा, लगभग हर वस्तु। लगभग? झटके से सिंहासन पर खड़े होकर राजा ने ऊंची आवाज में कहा, यहाँ कौन सी ऐसी वस्तु है जो उत्कृष्ट नहीं है? ओ गौरवान्वित महाराज, दब्बूपन का ढोंग करते हुए नरेथु झिझकते हुए बोला, क्षमा चाहता हूँ, मैं आपके हाथी की बात कर रहा था। मेरे हाथी में क्या कमी है? राजा गर्जा, बस स्लेटी रंग का है। सभी पौराणिक राजा सफ़ेद हाथियों पर सवारी करते थे। इतिहास में ऐसा ही कहा गया है। निश्चय ही आपके पास भी एक सफ़ेद हाथी होना चाहिए। हर कोई जानता था कि पगान मीन एक सफ़ेद हाथी पाने की बहुत इच्छुक था,
यद्यपि किसी ने भी सफ़ेद हाथी देखा न था, लेकिन सफ़ेद हाथी सर्वोत्तम प्रतिष्ठा का प्रतीक समझा जाता था। पगान मिन के लिए एक ऐसा पशु पकड़ कर लाने के लिए शिकारियों को थैले भर सोना और मानिक पुरस्कार में देने का प्रस्ताव भी था। मैं जानता हूँ कि आप सफ़ेद हाथी कैसे पा सकते हैं, कपटी नरेथु ने कहा। अह्युम कियांग को क्यों न आदेश दिया जाए कि वह आपके स्लेटी हाथी को नहलाए। निश्चय ही वह अपने जादू से उस हाथी को नहलाकर सफ़ेद बना सकता है, और अगर वह ऐसा न कर पाया तो उसे राज से निर्वासित कर दिया जाएगा। उसने मन ही मन सोचा। सफ़ेद हाथी पाने की तीव्र इच्छा ने राजा पगान मिन की बुद्धि पर पर्दा डाल दिया। उसे नरेथु की योजना बहुत पसंद आई। धोबी को अपना आदेश बताने के लिए राजा ने तुरंत एक संदेशवाहक उसके पास भेजा। अहिंग कियांग हक्का बक्का रह गया। अब मैं क्या करूं? उसने सोचा। मैं एक स्लेटी हाथी को सफ़ेद रंग का नहीं बना सकता, लेकिन अगर मैंने राजा के आदेश का पालन करने से मना कर दिया तो वह अवश्य मुझे निष्कासित कर देंगे। स्थिति को अच्छी तरह भांपने के लिए उसने संदेशवाहक से कुछ प्रश्न पूछे, जिसने उसे पूरी जानकारी दी। सारी रात धोबी इस समस्या के विषय में सोचता रहा। सुबह होने तक उसने उस मुसीबत से अपने को बचाने की युक्ति सोच ली। अहिंग कियांग ने अपनी सबसे अच्छा सूती लोंगई पहना और सिर को सूती पट्टियों से लपेट लिया और राजा के महल की ओर चल दिया। जब वह राजा पगान मिन के सामने उपस्थित हुआ तो जमीन पर सिर लगाकर उसने राजा को प्रणाम किया। ओ महान राजा, आपका आदेश पाकर मैं आभारी हूँ। आपके स्लेटी हाथी को सफ़ेद बनाने के लिए जो कुछ भी करना मेरे लिए संभव है मैं अवश्य करूँगा, लेकिन इतना महत्वपूर्ण काम करने में मैं तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि कुछ शर्तें पूरी नहीं हो पाती। कैसी शर्तें? राजा ने पूछा। हाथी का महान स्नान उत्सव थिंगयान के पहले दिन पर होगा, अह्युम कियांग ने कहा। उसी दिन पिछले वर्ष के बुरे कर्म धो दिए जाते हैं। स्नान के लिए राज्य के हर व्यक्ति को मटका भरकर गर्म साबुन मिला पानी लाना होगा और निसंदेह कुम्हार नरेथु को मिट्टी का एक बड़ा टब बनाना पड़ेगा जिसमें हाथी को खड़ा किया जा सके। हाथी को नदी में नहलाना व्यर्थ होगा, क्योंकि नदी का पानी मेरे साबुन की गर्म झाग को बहाकर ले जाएगा। सफ़ेद हाथी पाने को बेताब राजा ने धोबी की सब शर्तें मान ली। नरेथु को जब राजा का आदेश सुनाया गया तो वह मना न कर पाया। उसने एक बड़ी भट्ठी बनाने के लिए जमीन में बड़ा गड्ढा खोदा, फिर मिट्टी इकट्ठी करके एक ढेर बनाया जो उसकी झोपड़ी की सबसे ऊंची नोक जितना ऊंचा था। फिर मिट्टी को गड्ढे में बिछाकर उसने एक विशाल टब बनाया। मिट्टी को तपाकर सख्त करने के लिए उसने टब में तार के पत्ते और फूस भरकर आग लगा दी। थिंगयान के दिन नरेथु और उसके संबंधियों ने विशाल टब को गड्ढे से बाहर निकाला और उसे ढकेल कर और खींचकर उस स्थान पर ले आए जहां हाथी को नहलाया जाना था। राज के हर नागरिक ने टब में गर्म पानी, साबुन मिला पानी डाला। जब टब भर गया तो साइंस राजा के स्लेटी हाथी को उत्साहित भीड़ के बीच में से लेकर आए। मिट्टी के टब के पास अह्युम कियांग अपना काम करने के लिए तैयार खड़ा था। जब पानी के अंदर जाने के लिए हाथी ने अपना एक पांव उठाया, वहां खड़ी भीड़ में चुप्पी छा गई। लेकिन जैसे ही हाथी ने अपना भारी भरकम पांव टब के बीच में रखा, चटकने की जोर से आवाज हुई। एक ही पल में टब चकनाचूर हो गया और पानी की धारा पगान मिन, अह्युम कियांग और आसपास खड़े लोगों की ओर बहने लगी। तुम? नरेथु की तरफ संकेत करते हुए पगान मिन गुस्से से गरजा। तुम किस प्रकार के कुम्हार हो? हाथी के लिए जो टब तुमने बनाया था, हाथी उसमें खड़ा ही न हो पाया। निकल जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें निष्कासित करता हूँ। जाओ, उत्तरी पहाड़ियों में जाकर रहो। टब के बिना अह्युम कियांग ने निवेदन किया।
हाथी को नहलाने का काम मैं ठीक से नहीं कर सकता। निराश होकर पगान मिन ने अपने स्लेटी हाथी पर बैठकर त्योहार के जुलूस में भाग लेने का निर्णय लिया। थिंगयान की समाप्ति पर आयुंग यांग ने अपने धोबी घाट में कपड़े धोने का काम फिर से शुरू कर दिया। महान स्नान की घटना के कारण उसकी लोकप्रियता बढ़ गई थी और कई और लोग भी उससे अपने कपड़े धुलवाने लगे थे। फिर भी वह नेरेथु के लिए दुखी था। उस बेचारे का क्या होगा? वह अच्छे बर्तन बना लेता था, पर अपने कार्य से कभी संतुष्ट न होता था।